जीएस जियो पॉइंट द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ज्योग्राफी। अब तक हम लोगों ने डिटर्मिनिज्म को समझा। डिटर्मिनिज्म मतलब नियतिवाद। नियतिवाद में हम लोगों ने देखा था कि प्रकृति पूरी तरह से मानव के ऊपर प्रभावी रहती है, हावी रहती है। और अब हम लोग उसका अगला पार्ट या अगला उसका एक काउंटर के तौर पे पॉसिबिलिज्म को देखते हैं। पॉसिबिलिज्म मतलब संभाव्यतावाद। पहले इसे सरल भाषा में समझ लेते हैं। जिस तरह से डिटर्मिनिज्म में पूरी तरह से कंट्रोल प्रकृति के हाथ में था, संभावनावाद, संभाव्यवाद, पॉसिबिलिज्म उस कंसेप्ट से थोड़ा सा डिफर करता है। उस कंसेप्ट को थोड़ा सा उसकी आलोचना करते हुए आगे बढ़ता है। पॉसिबिलिज्म ये बताने का प्रयास करता है कि मानव प्रकृति का गुलाम नहीं है। मानव प्रकृति का पूरी तरह से आदेश का पालन करने वाला एक निर्जीव या अक्रिय तत्व नहीं है। मानव एक सक्रिय तत्व है, एक एक्टिव एलिमेंट या एक्टिव एजेंट के तौर पे अपनी भूमिका निभाता है। मतलब प्रकृति मानव को कुछ ऑप्शंस दे सकती है, लेकिन उन ऑप्शंस में से जो चुनाव करना है ये प्रकृति के हाथ में नहीं है, ये मानव के हाथ में है। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और हम लोग सरल कर लेते हैं। इसका जो की आइडिया है, मुख्य विचार है, वो कहता है कि प्रकृति विकल्प प्रदान करती है। प्रकृति हमें ऑप्शंस देती है, विकल्प देती है। मनुष्य निर्णय लेते हैं उन विकल्पों में से। मनुष्य सक्रिय करता है, जबकि डिटर्मिनिज्म में क्या कहा गया था? डिटर्मिनिज्म में कहा था कि मनुष्य जो है वो एक निष्क्रिय कर्ता के तौर पर प्रकृति के साथ इन्वॉल्व उसको रहना पड़ेगा। मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंसी उसकी किस पर होगी? प्रकृति पर। वे प्रकृति द्वारा पूर्णतः नियंत्रित नहीं होते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे कह देता हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। नेचर ऑफर्स चॉइसेस, ह्यूमन मेक डिसीजंस, ह्यूमन आर एक्टिव एजेंट नॉट कंट्रोल्ड कंप्लीटली बाय द नेचर। डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के अंतर को कंपेयर करते हुए समझेंगे। डिटर्मिनिज्म कहता है कि मनुष्य जो है वो पैसिव एजेंट है। पॉसिबिलिज्म कहता है कि मनुष्य जो है वो एक्टिव एजेंट है। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि वहाँ डिटर्मिनिज्म में पूरी तरह से प्रकृति मनुष्य को आदेशित करती है और मनुष्य वही करेगा जो प्रकृति ने आदेश दिया है। लेकिन पॉसिबिलिज्म कहता है कि नहीं, प्रकृति मनुष्य को चॉइसेस देती है, विकल्प देती है। इन विकल्प में से क्या चुनना है ये मनुष्य के हाथ में। मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जो मैंने पिछले सेशन में उदाहरण लिया था डेजर्ट का, मरुस्थल का। तो मरुस्थल में टेम्परेचर का एक्सट्रीम होना, टेम्परेचर का क्रिटिकल होना, रेनफॉल का कम होना, सॉइल क्वालिटी का अनुपजाऊ होना, अनफर्टाइल होना, ये प्रकृति ने डिटर्मिनिज्म में तो आदेश दिया कि यहाँ पे रहने की परिस्थिति नहीं है, माइग्रेट कर जाओ। लेकिन पॉसिबिलिज्म में दो विकल्प दिए, या तो यहाँ से माइग्रेट कर जाओ और या फिर इस परिस्थिति के हिसाब से अपना अनुकूलन कर लो, अपने आप को एडॉप्ट कर लो इस परिस्थिति के हिसाब से। ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या हुआ कि डिटर्मिनिज्म में क्या कहा कि यहाँ से जाएं, और पॉसिबिलिज्म क्या कह रहा है? जाएं या अपने आप को यहाँ के अनुकूल बना लीजिए। तब मनुष्य के पास विकल्प हुआ, या तो वो यहाँ से माइग्रेट कर जाए या फिर वो उन परिस्थितियों के हिसाब से उस एक्सट्रीम टेम्परेचर का सामना करने के लिए एग्रीकल्चर की जो विषम परिस्थितियाँ या परिस्थितियाँ बिल्कुल भी नहीं होना, उनको अनुकूल बनाने के लिए कुछ अपने पुरुषार्थ से, टेक्नोलॉजी से, किसी तरीके से मनुष्य अपने को वहाँ पे सर्वाइवल के योग्य बना ले। तो मैं एक उदाहरण दे देता हूँ थार डेजर्ट के आसपास का। जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, श्री गंगानगर वाला, हनुमानगढ़ वाला, बीकानेर वाला, ये डेजर्ट एरिया था। डिटर्मिनिज्म क्या कहता है कि यहाँ से पलायन कर जाओ, लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए कैनाल बना दिया, आर्टिफिशियल जो पानी की उपलब्धता को पूरा कर दिया, जो पानी की कमी थी उसको पूरा कर दिया। मतलब एग्रीकल्चर के लिए परिस्थिति बना लिया। तो मतलब प्रकृति के जो ऑप्शंस थे उसमें से चुनाव किसने किया? मानव ने। इसका मतलब पावरफुल कौन है? मानव। इस कंसेप्ट के हिसाब से डिटर्मिनिज्म में पावरफुल कौन था? प्रकृति। लेकिन पॉसिबिलिज्म में पावरफुल किसको बताया गया है? मानव को। तो बेसिक डिफरेंस यही है डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। अब एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स
जैसे मैंने कहा आपसे एग्रीकल्चर इन डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में जो एग्रीकल्चर की परिस्थितियां बना ली गई कैनाल्स के जरिए, या और भी हम लोगों ने जो प्रोसेस है, तरीके हैं बहुत सारे, उस पर भी हम लोगों की कभी चर्चा होगी। इरिगेशन के लिए बहुत सारे जो टेक्निक्स, नई नई टेक्निक्स हैं, वो सब डेजर्ट एरिया में एग्रीकल्चर करने के लिए एक अच्छी परिस्थिति बना देती हैं। कंट्रीज लाइक नीदरलैंड हैव रिक्लेम्ड लैंड फ्रॉम द सी यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। मतलब नीदरलैंड जैसा जो देश है वो क्या है ना कि वहाँ उसके पास ज़मीन बहुत कम है, तो उसने आर्टिफिशियल एक डैम बना के और उस पूरे पानी को सक्शन पंप से दूसरी साइड में सेंड करके और थोड़ा सा अपना लैंड एरिया बढ़ा लिया। यानी प्रकृति के अगेंस्ट जाके, प्रकृति के का विरोध करके अतिरिक्त भूमि को एडॉप्ट कर लिया, या अतिरिक्त भूमि को समुद्र से छीन लिया। तो कुल मिला के क्या है, प्रकृति के से ज़्यादा पावरफुल इस कंसेप्ट में, इस प्रिंसिपल में किसको बताया गया है? मनुष्य को बताया गया। ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉसिबिलिज्म, इसका महत्व क्या है? आधुनिक विकास और शहरीकरण की व्याख्या करता है ये। मतलब आधुनिक विकास और शहरीकरण की व्याख्या, मतलब आप देखिए ना, आज के जो शहर हैं, क्या ये सारे के सारे शहर प्रकृति के हिसाब से ही डेवलप हुए हैं क्या? जैसे मैंने पिछले प्रिंसिपल में आपको उदाहरण दिया था कि पुराने जितने भी शहर देख लीजिए, पुराने, वो चाहे बनारस हो, उज्जैन हो, कोई भी बड़े शहर हो, इवन दिल्ली हो, आगरा हो, है ना, ये सारे के सारे शहर किसी न किसी रिवर के किनारे, किसी न किसी नदी के किनारे ही डेवलप हुए हैं। लेकिन जितने आधुनिक शहर हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो किसी वाटर रिसोर्स के पास ही डेवलप हुए हों। टेक्नोलॉजी के जरिए किसी ऐसी जगह पे अलग, जैसे अगर अपन बात करें ग्रेटर मुंबई की बात कर सकते हैं, है ना, या जैसे मान लीजिए जयपुर है तो जयपुर का जो आउटर एरिया है वो उसका डेवलपमेंट। तो मतलब यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी, मतलब मानव की जो मानव प्रकृति की लिमिटेशन से आगे जाके इसमें डेवलपमेंट करके शहर को डेवलप कर सकता है ना। टेक्नोलॉजी की भूमिका पर प्रकाश डालता है। मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये ह्यूमन ज्योग्राफी में या ह्यूमन के डेवलपमेंट में, ह्यूमन का विकास जो हो रहा है उसमें टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, इस भूमिका को हमें ये पॉसिबिलिज्म अच्छे से समझाता है। क्योंकि जो भी, जैसे शहर का उदाहरण लिया, या डेजर्ट में इरिगेशन का उदाहरण लिया, या और भी कई चीज़ें हैं, जीन थेरेपी में भी अगर हम लोग बात कर सकते हैं, तो उसमें कुल मिला के टेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस है ये हमें कौन समझाएगा? पॉसिबिलिज्म हमें इसकी परिस्थितियाँ देता है। नियतिवाद की तुलना में अधिक यथार्थवादी और संतुलित है। आप समझ ही सकते हैं कि आप पूरी तरह से प्रकृति, अगर प्रकृति ने कहीं पर ऐसी परिस्थिति बनाई हुई है जहाँ पे रहने के योग्य नहीं है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, या तो क्या लोग नहीं रहते हैं? मैंने अभी लास्ट क्लास में एक एस्किमो का उदाहरण दिया था। साल भर वहाँ पे मोस्टली लगभग 9, 10, 11 महीने तक टेम्परेचर माइनस में रहता है, लेकिन फिर भी लगभग 1.5 से 2 लाख की पॉपुलेशन है एस्किमो की। एक जनजाति है जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, एस्किमो। 1.5 से 2 लाख की पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड। वो भी तो सर्वाइव कर रहे हैं। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? जब प्रकृति का आदेश है कि वहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर है, मनुष्य नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। जबकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं वो, है ना, लेकिन उन्होंने अपने आप को अनुकूलित कर लिया है उस टेम्परेचर में रहने के लिए। कैसे? वो जब एस्किमो पढ़ेंगे तब आप थोड़ा सा उसको और विस्तार से देख लेंगे। एक्सप्लेन्स मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन, हाईलाइट्स रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉसिबिलिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं। मोर रियलिस्टिक एंड बैलेंस्ड देन डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था या प्रिंसिपल था वो थोड़ा सा अर्लियर टाइम के लिए था और अर्लियर फेज में आया था। उसी का क्रिटिसिज्म करते हुए, उसी की आलोचना करते हुए या उसी में सुधार करते हुए ये जो सेकंड प्रिंसिपल, जो उसका बाद का प्रिंसिपल है, ये आया था। तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ कमियों को ये दूर करेगा। लेकिन अगर हम लोग देखें, क्या पूरी तरह से पॉसिबिलिज्म या पॉसिबिलिज्म का जो कंसेप्ट है कि मानव पूरी तरह से प्रकृति को हरा सकता है, क्या ये संभव है? यानी इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमी इसमें भी है। जरा देखते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके सपोर्टर्स कौन है। सपोर्टर्स, मेन सपोर्टर्स ऑफ पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म किसी एक शख्स का या एक थिंकर का, एक विचारक का कंसेप्ट नहीं है। ये कई थिंकर्स का किया हुआ काम, उसका निचोड़ कह सकते हैं हम लोग, या उसका आउटकम कह सकते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तौर पे आपको किसका नाम ध्यान रखना है? ब्लास का। ठीक है ना, पूरा नाम इनका पाउल विडाल दे ला ब्लास। ठीक है ना, फ्रांसीसी है ये। इन्होंने पॉसिबिलिज्म
के कंसेप्ट पे सबसे ज़्यादा इनके विचार रहे हैं। लुसियन फेवरे का भी बड़ा बल्कि ये जो नाम था पॉसिबिलिज्म, ये लुसियन फेवरे ने ही दिया था। फिर भी फाउंडर के तौर पे इन दोनों में से किसी का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, ब्लास का भी पूछा जा सकता है और फेवरे, क्योंकि फेवरे ने नाम दिया था और ब्लास के कंसेप्ट और मिला जुला ये रहे, लेकिन दोनों विकल्प आपको नहीं दिए जाएंगे। जैसे हम लोग यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तब हम इस पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। जीन ब्रून्स, कार्ल सावर, रिचर्ड हार्टस्टोन, ये मेन ज्योग्राफर हैं या थिंकर हैं जिन्होंने पॉसिबिलिज्म को थोड़ा सा इस पर इन्होंने काफ़ी काम किया। अब ये तीसरा कंसेप्ट है को रिलेट करता हुआ, दिस इज द नियो डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट वन इज द नियो डिटर्मिनिज्म, नवनियतिवाद। इससे रिलेटेड डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म को ध्यान में रखते हुए तब जाके नियो डिटर्मिनिज्म आप अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। डिटर्मिनिज्म बड़े सरल भाषा में समझना है, बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं लेना है, आराम से। डिटर्मिनिज्म में पावरफुल प्रकृति को बताया, पॉसिबिलिज्म में मोर पावरफुल या मोर प्रकृति के ऊपर हावी मनुष्य को, ठीक है ना। लेकिन नियो डिटर्मिनिज्म ये दोनों को बैलेंस करता है, ठीक है ना। ना तो प्रकृति पूरी तरह से मानव के ऊपर प्रभावी होती है और ना ही मनुष्य या मानव पूरी तरह से प्रकृति को परास्त कर सकता है। बहुत व्यवहारिक प्रैक्टिकल प्रिंसिपल है ये। जरा देखते हैं इसको। फाउंडर ग्रिफिथ टेलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तौर पे ध्यान रखना। तीनों का जो डिटर्मिनिज्म में आपको किसका नाम ध्यान रखना था, रेडजेल का। पॉसिबिलिज्म में एक फेवरे का नाम ध्यान रख लीजिएगा, एक ब्लास का नाम ध्यान रख लीजिएगा। और जो न्यू डिटर्मिनिज्म में ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर, इनका नाम ध्यान रखना है। कोर आइडिया इसका क्या है, नाइदर नेचर नॉर ह्यूमन आर फुली डोमिनेंट। ना तो नेचर पूरी तरह से डोमिनेंट है और ना ही ह्यूमन पूरी तरह से नेचर के ऊपर डोमिनेंट है, ठीक है ना। एक सहयोग के तौर पर ह्यूमन आर नॉट स्लेव ऑफ नेचर, जो मनुष्य है ये प्रकृति का दास नहीं है। बट दे कैन नॉट इग्नोर नेचुरल रूल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट तौर पे इसको ध्यान रखना है कि मनुष्य प्रकृति का गुलाम नहीं है, लेकिन प्रकृति के जो नियम हैं, प्रकृति ने जो नियम सेट कर रखे हैं उनकी अवहेलना भी नहीं कर सकता। अच्छा, इस सिद्धांत को एक नाम भी दिया जाता है स्टॉप एंड गो प्रिंसिपल, ठीक है ना, रुको और जाओ प्रिंसिपल, ठीक है ना। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको स्टॉप एंड गो या रेड लाइट ट्रैफिक या ट्रैफिक लाइट के तौर पे भी इसको, इस प्रिंसिपल को कंसीडर किया जाता है। जैसे ट्रैफिक लाइट पे होता है ना कि कोई सड़क आपके लिए है ना, आपको जाना है उस पर, लेकिन जो ट्रैफिक रूल्स हैं कि रेड लाइट है तो आपको रुकना होगा, ग्रीन है तो आप जा सकते हैं, येलो है तो थोड़ा सा संभलिए, यही तो होता है ना। तो सेम प्रकृति के रूल्स हैं। प्रकृति आपको डेवलपमेंट करने की, आपको विकास करने की, आपको टेक्नोलॉजी उपयोग में लाने की इजाज़त देती है, लेकिन एक लिमिटेशन में। जैसे सड़क पे आपको जाने की इजाज़त है, आराम से जाइए, लेकिन अगर ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट है, इसका मतलब तो ये हुआ सड़क तो आपके लिए थी लेकिन फिर भी आपको रुकना है ना। येलो है तो मतलब आपको थोड़ा सा संभलना है, मतलब येलो लाइट का अपना अलग एक मतलब है, ग्रीन का अपना एक अलग मतलब है, रेड का अपना एक अलग मतलब है। सेम चीज़, यही जो सामंजस्य है ये प्रकृति और मानव के बीच में समझाने का जो प्रयास किया गया है, वो प्रयास किया गया है न्यू डिटर्मिनिज्म प्रिंसिपल में। फाउंडर के तौर पे आप किसको कंसीडर करेंगे, ग्रिफिथ टेलर को कंसीडर करेंगे। कोर आइडिया मैंने आपको बता ही दिया कि नेचर और मनुष्य दोनों ही पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। फीचर्स इसके क्या हो सकते हैं, फीचर्स पर्यावरण और मानवीय स्वतंत्रता के बीच संतुलन। जैसे मैंने कहा ना, ट्रैफिक लाइट पर जब आप चलते हैं तो आपकी भी अपनी एक फ्रीडम है कि जब ग्रीन लाइट है आप आराम से चलिए, लेकिन आपके ऊपर एक लिमिटेशंस भी है। एक लिमिटेशन ये है कि अगर ट्रैफिक लाइट येलो हो रही है तो आप थोड़ा सा संभल जाइए, और अगर रेड है तो आपको रुकना पड़ेगा। अगर आपने उसकी अवहेलना किया तो क्या होगा, सामने एक जो एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई अथॉरिटी होगा, पुलिस या ट्रैफिक पुलिस, वो आपको रोकेगी और आपको दंड देगी उसका। सेम प्रकृति करती है। प्रकृति ने आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का उपयोग करने के लिए इजाज़त दिया है, लिमिटेशन में, सीमा के तहत आप उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए।
मनुष्य अपना डेवलपमेंट करे, घर बनाए या जो भी चीज़ें करनी है डेवलपमेंट के तौर पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो करनी है वो करें। लेकिन जब प्रकृति के नियमों की अवहेलना की जाएगी तो प्रकृति पहले संकेत देगी येलो लाइट की तरह, और उसके बाद फिर भी अगर मनुष्य नहीं संभला तो फिर जैसे रेड लाइट के बाद आपका चालान होना तय है, इसी तरह प्रकृति अपने आप से सब कुछ मैनेज करने के लिए आपको दंड देगी, क्लाइमेटिकल चेंज के रूप में, कभी अनियमित बरसात के रूप में, कभी अनियमित सूखा के रूप में, कभी अलग अलग तरीके से जो क्लाइमेटिकल इश्यूज हो जाते हैं उनके रूप में प्रकृति अपने आप से सब कुछ मैनेज करने के लिए आपको दंड भी देगी। तो कुल मिला के बैलेंस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन फ्रीडम, मतलब मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति को जीतने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करता ही ना चला जाए, इसके लिए एक बैलेंस बनाया गया है इस कंसेप्ट के जरिए। सतत विकास पर जोर देता है। सतत विकास का मतलब होता है, मतलब अगर हम लोग बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि आप आज टेक्नोलॉजी या किसी भी तरह से विकास करिए, लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि आगे इस प्रकृति को, अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए अपना विकास करना है। प्रकृति का पूरी तरह से या बहुत अधिक दोहन नहीं करना है। प्रकृति का दोहन लिमिटेड तरीके से, जितना प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर ले, प्रकृति अपने आप को वापस से मैनेज कर ले, उतना ही दोहन हमें करना चाहिए। तो ये भी हमें कंसेप्ट कौन देता है, या ये हमें न्यू डिटर्मिनिज्म से समझ आता है। प्राकृतिक सीमाओं के भीतर वैज्ञानिक नियोजन को स्वीकार करता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, जैसे बाकी के जो हम लोगों ने प्रिंसिपल्स देखे थे उनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस थी, इसका भी अपना क्या इंपॉर्टेंस है। एक्सप्लेन्स मॉडर्न एनवायरमेंटल इश्यूज, जितने अभी आपके जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों है, आप जरा इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हम लोगों ने अपने डेवलपमेंट के लिए मशीनरी बनाई, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया, व्हीकल्स बनाए, वाहन बनाए, हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में गाड़ियाँ खरीद ली, गाड़ियाँ हम लोगों ने बना ली, मनुष्य ने अपने डेवलपमेंट के लिए बनाया ना। इंडस्ट्रीज़, इतनी सारी फैक्ट्रीज, अब इन सब का आउटपुट क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी जो बहुत सारी पॉल्यूटेंट गैसेज हैं, ये गैसेज कहाँ जा रही हैं, एनवायरनमेंट में जा रही हैं। एनवायरनमेंट में क्या होगा, इनमें से कुछ गैसेज कैसी हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, मीथेन वगैरह। अब ये गैसेज क्या करेंगी, पर्यावरण को प्रभावित करेंगी नेगेटिव तौर पर। तो क्या होगा, जब ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी पर एवरेज टेम्परेचर जो 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो प्रकृति में यह जो तापमान का संतुलन है ये बिगड़ेगा, एवरेज पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जब ये पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो ग्लेशियर्स हैं, जो हिमनद हैं, ये मेल्ट होंगे, पिघलेंगे, और ये पिघल कर कहाँ जाएंगे, अल्टीमेटली चाहे वो नदी के जरिए या डायरेक्टली समुद्र में जाएंगे, और क्या होगा, सी लेवल अपग्रेड होगा, सी लेवल बढ़ेगा। अब जब सी लेवल बढ़ेगा तो दुनिया की मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो आपके कोस्टल एरिया में है। आप बड़े बड़े शहर जितने भी देख लीजिए, संघाई देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, चेन्नई देख लीजिए, कोलकाता देख लीजिए, है ना, और भी जो बड़े बड़े शहर हैं, वो बड़े बड़े शहर, काफ़ी बड़े बड़े शहर आपके समुद्र के किनारे, बहुत सारे द्वीप हैं, द्वीपीय देश हैं, जैसे मालदीप है, तो मालदीप भी डूब जाएगा, कोस्टल एरिया वाले जो शहर हैं वो भी डूब जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि प्रकृति ने हमें इजाज़त दी है डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन साथ में ये भी अपेक्षा की जाती है कि आप डेवलपमेंट उतना ही करिए जितने में प्रकृति को अति नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाते हैं। हम लोग भी काफ़ी इस चीज़ के लिए देखते हैं कि जो व्हीकल्स वगैरह को अवॉइड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, या बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को अवेयरनेस, इलेक्ट्रिसिटी का भी हम लोगों को एक लिमिटेड उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी तो हमें एनर्जी रिसोर्सेज, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब चाहिए होता है ना। तो इन सब से भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये कुल मिला के प्रकृति को हमें बैलेंस में रखना है, तो इसके लिए हमें जो टेक्नोलॉजी का एक लिमिटेड तौर पर उपयोग करना होगा। अगर हमने इस प्रकृति के संकेत को नहीं समझा और हमने अति दोहन करते चले गए तो कहीं ना कहीं प्रकृति हमें इसका एक फीडबैक के तौर पे दंड देगी, और रीसेट करने के लिए हमें जो नेचुरल क्लाइमेटीज जो हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये बढ़ती चली जाएंगी। तो ये है
दूसरा सपोर्ट्स इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, मतलब पर्यावरण अनुकूल विकास का समर्थन करता है ना। मतलब ये जो न्यू डिटर्मिनिज्म है ये पर्यावरण अनुकूल जो विकास है इसका समर्थन करता है कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए हमें अपना डेवलपमेंट करना है। आज के समय का सबसे व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, आप लोग समझते होंगे इसकी इंपॉर्टेंस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति को बैलेंस रखना या प्रकृति को का अति दोहन नहीं करना या प्रकृति को सुरक्षित रखना, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आगे आने वाली पीढ़ियों को हमें एक अच्छी प्रकृति देने के लिए। यहाँ पे हम लोग ये जो तीनों हमारे प्रिंसिपल्स थे, इन तीनों प्रिंसिपल्स को एक नज़र में कंपेयर करते हुए हम लोगों को देखना है कि परीक्षा में हम लोगों को क्या क्या थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इनका फाउंडर के तौर पे यहाँ पे आपको जो नाम ध्यान रखना है, रैडजेल, यहाँ पे ब्लास और फेवरे और यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर, ठीक है ना। यहाँ जो मेन जो कोर आइडिया होगा इसमें क्या होगा, नेचर पावरफुल, नेचर इज द सुपर पावर। यहां डोमिनेंट कौन होगा, ह्यूमन। ह्यूमन नेचर के आदेश को पूरी तरह से पालन नहीं करेगा बल्कि ऑप्शंस में से चुनेगा, यानी हावी कौन हो रहा है यहाँ पे, ह्यूमन। और यहाँ पे बोथ, ना ही मनुष्य नेचर की अवहेलना कर सकता है और ना ही नेचर पूरी तरह से मनुष्य को दास बना सकता है। तो दोनों का जो बैलेंस है वो किसमें है, न्यू डिटर्मिनिज्म। तीनों सिद्धांत एक बार जब यहाँ पे कंपेयर कर लिया, अब वापस से तीनों सिद्धांत एक बार वीडियो में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कुछ प्रमुख सिद्धांत थे, लेकिन अभी भी कुछ एक दो छोटे छोटे से और सिद्धांत हैं, उन्हें मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में वो सिद्धांत, क्योंकि वो पीजी में भी काम आएंगे आप लोगों के, और कुछ यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स या यूपीएससी का जो मेंस है इसमें आपको उस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग एक हल्की सी चर्चा कंबाइंड तौर पे और जो छोटे छोटे से सिद्धांत हैं उन पे भी हम लोग कर लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।